और बड़ी खबरों में बात होगी माकन के मिशन मरुधरा की। आज एक बार फिर अजय माकन आ रहे हैं। उनका ये दौरा कैबिनेट विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही बात होगी बीजेपी की चिंतन बैठक की। गुटबाजी से उभरने के लिए पार्टी की चिंतन बैठक होने वाली है। इसके लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज रात यहां पहुंच रहे हैं। और बात होगी प्रशासन गांव के संघ की, जिसके तहत आज सीएम ने बांसवाड़ा का दौरा किया और फीडबैक लिया। साथ ही बात करेंगे कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर गरमाई सियासत की भी। तो देखते रहिए महारो राजस्थान। शुरुआत करते हैं मिशन मरुधरा पर आने वाले माकन की खबर से। आज अजय माकन मरुधरा आ रहे हैं। रात को उनके जयपुर आने का कार्यक्रम है। दिल्ली से वो जयपुर आएंगे। अब देखिए हाल ही में मंत्रिमंडल पुनर्गठन को किस तरह से कयासों का बाजार गर्म हुआ और एक डेफिनेटिव मोड पर यह पहुंचता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इसके संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन कहा अपने बयान में, और फिर एक शपथ ग्रहण समारोह में यह भी कहा कि आप ही के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से शायद हमारा शपथ ग्रहण समारोह टल रहा था, अब आपका हो गया तो हमारा भी होने ही वाला है। फिर इस बात को बल मिलने लगा। अगले 1-2 दिन में मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है और इन चर्चाओं के बीच माकन का मरुधरा में आना एक अहम दौरा माना जा रहा है। राजनीतिक नियुक्तियों के मद्देनजर भी यह काफी अहम है। सीएम अशोक गहलोत से मंत्रणा कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो फाइनल चैप्टर था, जब सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर गए थे और वहां तमाम दिग्गजों से मिले थे, मंत्रणा हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था सब कुछ बता दिया है, अब आला कमान को फैसला लेना है। ठीक वही रिएक्शन पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी रहा और उसके बाद यह माना जा रहा था कि अब शायद वक्त की बात है जब मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो जाए। चलिए, दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद और जयपुर से सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं क्या जानकारी है, कितने बजे के आसपास माकन वहां से निकल सकते हैं और आला कमान का किस तरह का संदेश लेकर वो मरुधरा आ रहे हैं, क्योंकि अब गेंद अल्टीमेटली, लास्टली, फाइनली आला कमान के पाले में है। वहां से आया नहीं कि यहां पता चला नहीं। देखिए, अजय माकन तो जा रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा निर्देश है पहले दिया जा चुका है। वो निर्देश अजय माकन जी को भी और इसके साथ साथ जो राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता है उनको भी दिया जा चुका है कि मीडिया के मार्फत आप अपनी बातों को ना रखें। जो बातें रखनी है आमने सामने, जो अपने नियुक्त अधिकारी हैं उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे। मीडिया से आप जाके अपनी बात वहाँ पर ना दोहराएं। तो एक तो निर्देश पहले दिया जा चुका है। और यहाँ पर अगर बात करें मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ राजनीतिक नियुक्तियों के साथ साथ कुछ और भी मसलों पर चर्चा होनी है, जिसमें कि खास तौर पर निगम के जो चेयरपर्सन हैं उनकी नियुक्तियां, इसके साथ ही कई और भी जो नियुक्तियां जो होनी है, जो दर्जा प्राप्त मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्तियां जो वो बाकी है। और इस मसले को लेकर पिछले काफ़ी समय से आला कमान तक बात रखी गई। आला कमान के सामने बकायदा कुछ समय पहले जब रघु शर्मा आए थे, हरीश चौधरी जो हैं उन्होंने भी अपनी बात रखा था। और जिस तरह से बकायदा उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के सामने कई उन तमाम मसलों के बारे में जानकारी रखा था। तो उन तमाम मसलों का एक समाधान निकालने, एक बीच का रास्ता निकालने के लिए अजय माकन वहां पे पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पे वहां पे जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत, इसके साथ सचिन पायलट दोनों के साथ बैठेंगे और उसके बाद मतलब शंकर आनंद, अगर शॉर्ट में मैं बोलूं कि फिनिशिंग टचेस देने आ रहे हैं, मतलब अभी 4-5 दिनों के बाद हम सोचें कि डेफिनेटिव खबर बाहर आएगी, मतलब दिल्ली से तो कम से कम यही संकेत है ना? देखिए, चीज़ें तो कुछ दिनों के अंदर ही सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि स्पष्ट इसलिए हो जाएंगी क्योंकि जो एक दिसंबर महीने का एक टारगेट रखा गया था कि दिसंबर महीने तक जो सचिन पायलट गुट के जो कुछ लोगों जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो बातचीत हुई थी, तो क्या उनको किन किन लोगों को उसमें स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या निगम में जिस तरह से बकायदा चेयरपर्सन बनाने के लिए नियुक्ति की जो बात चल रही थी, तो किसको उसमें मौका मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा। इन तमाम मसलों पर एक बीच का रास्ता निकालने का और एक ऐसा रास्ता निकालना, क्योंकि देखिए राजस्थान की जो राजनीति और वहाँ की जो रणनीति जिस तरह से बकायदा बनी है, उस पर खुद जो कांग्रेस आला कमान के जो वरिष्ठ नेता हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, इन तमाम मसलों पर चर्चाएं कर रहे हैं।
तो अजय माकन के साथ में आलाकमान की कई महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद ठीक ये है। साफ तौर पर मैसेज दिया मेरे साथ गया रहे कि आप। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अजय माकन आ रहे हैं, आलाकमान का स्पष्ट संदेश लाएंगे, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। अब जहां तक रही बात नियुक्तियों की, तो हो सकता है उससे शुरुआत हो, लेकिन जिसका सभी को इंतजार है वो है मंत्रिमंडल पुनर्गठन। हो सकता है कि जिस दिन सरकार ने शपथ ली थी उस दिन के आसपास हो। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जब दोपहर में खबर आई कि अजय माकन जयपुर आ रहे हैं, उसके बाद ही कयासों का दौर लगना एक बार फिर से शुरू हो गया था, क्योंकि लगातार जो घटनाक्रम हो रहा है वो पिछली कई सालों की अगर बात कर लें, सरकार को 3 साल हो जाएंगे 19 दिसंबर को, तो तकरीबन 3 साल में जितनी बार भी कयास लगाए गए मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर, आज कयास काफी तेज थे, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो घटनाक्रम है उसमें लगातार अपडेट यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो दिल्ली जाते हैं। उसके बाद में उप मुख्यमंत्री, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली जाते हैं। दोनों एक ही तरह के बयान उनके सामने आते हैं कि आला कमान का फैसला करना, उन्होंने सभी बातें कह दी गई है। सचिन पायलट की जो बातचीत निकल के सामने, उनका यह कहना था कि जिन लोगों ने सम्मानजनक काम किया पार्टी के लिए, उनको सम्मानजनक जो है समझौता होना चाहिए, उनके लिए उनको सम्मानजनक स्थिति में पद मिलने चाहिए। तो ये बात जो सचिन पायलट की थी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अशोक गहलोत ने भी बात कही थी कि उन्होंने जो है आलाकमान को सारी तस्वीर बता दी राजस्थान की, अब आलाकमान को फैसला करना है। उसके बाद में सचिवालय जो कर्मचारी संघ, उसका शपथ ग्रहण समारोह में जो चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात कही थी, उससे कयास और तेज हो गए थे। और अब जब अचानक अजय माकन का जयपुर आने का कार्यक्रम बना है, और बताया यह भी जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे वो जब जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे सीएमआर जाने का उनका कार्यक्रम हो सकता है। आज ही वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये तो बात हुई कांग्रेस की। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। प्रदेश बीजेपी नेतृत्व और वसुंधरा समर्थकों के बीच गुटबाजी जारी है। इससे पार्टी को निजात दिलाने के लिए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को जिम्मेदारी मिली है। आलाकमान की ओर से शांति दूत बनकर वसुंधरा राजे के गढ़ में वो पहुंच रहे हैं। अंतर कलह से आलाकमान परेशान। कोटा में बीजेपी करेगी चिंतन बैठक। शांति दूत बने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। मरुधरा में बीजेपी इन दिनों गुटबाजी से परेशान है। वसुंधरा समर्थकों ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रदेश में पार्टी सियासी रास्ता बनाती है, वहीं हाड़ौती में वसुंधरा समर्थक पार्टी के खिलाफ बयान देकर अंदरूनी अंतर कलह को सतह पर ला दे रहे हैं। ऐसे में आलाकमान ने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी अरुण सिंह को दी है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से हाड़ौती की संगठनात्मक स्थिति से रूबरू होंगे और आगे की एक भव्य रचना बनेगी और संगठन के कामकाज को ताकत मिलेगी। और कहीं संगठन के कामकाज में कमी खामी है और कार्यकर्ता का परस्पर आपस में कोई मनमुटाव है, तो बहुत सारी चीजें उनके सामने कार्यकर्ता अपने मन की बात रखेंगे और उसका निराकरण भी होगा। पहली बार संगठन का इतना बड़ा पदाधिकारी हाड़ौती के दौरे पर है, तो मैं समझता हूं संगठन को इसका व्यापक लाभ मिलेगा और संगठन के काम में गति आएगी, ताकत मिलने वाली है। और 2023 के लिए मैं समझता हूं एकदम से कार्यकर्ता तैयार हो जाएगा। हाड़ौती वसुंधरा जी की कर्म भूमि रही है और लगातार वो 5 बार संसद में गई, 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन अभी उनके मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद लगातार संगठन में समन्वय और सामंजस्य का अभाव रहा है। हालांकि प्रदेश के बड़े नेताओं का मानना है कि पार्टी के अंदर कोई भी कलह नहीं है। अरुण सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने आ रहे हैं। पार्टी नेतृत्व की ओर से हाड़ौती और कोटा के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए अरुण सिंह को भेजा गया है। अंतर कलह की बात झूठी है। उनके आने से दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और काम को गति मिलेगी। सब कार्यकर्ताओं को उनसे मोटिवेशन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और निश्चित रूप से काम में प्रगति होगी। फिलहाल कोटा समेत कई जिलों में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान होना है और अरुण सिंह दौरा कर कथित रूप से गुटबाजी में बटे नेताओं को एकता का संदेश देंगे और मिलजुल कर काम करने का
पाठ पढ़ाएंगे। बाबूलाल, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात प्रशासन गांव के संग अभियान की। आज सीएम अशोक गहलोत बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए, मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर का अवलोकन किया। सीएम अशोक गहलोत ने सभा को भी संबोधित किया। कहा, जनता की सेवा ही हमारी प्राथमिकता है, सरकार का प्रदेश का चहुमुखी विकास ही लक्ष्य है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में बेहतर काम किया और फिर केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सावधानी जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर काम हुआ, सरकार का महिला सशक्तिकरण पर जोर है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ और प्रदेश औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो पानी घर घर पहुंचाने योजना हो, आधा पैसा राजस्थान सरकार का, आधा पैसा भारत सरकार का है। जल जीवन मिशन, उस पर शानदार काम चल रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। पूरे प्रदेशवासियों के घर घर में नल पहुंचेगा, जल पहुंचेगा। इसका मतलब ये कि आपके पूरा आदिवासी क्षेत्र में चहुमुखी विकास कैसे हो, पानी हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, पीएचई, सीएचई सब सेंटर जो रमीला मांगेगी मैं इनको स्वीकार करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपको। कोरोना भी गया नहीं है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। आज म्यूनिसिपल मीटिंग लेके आया हूँ मैं, कोरोना की भी, डेंगू की भी बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। डेंगू केसेज आ रहे हैं, राजस्थान में भी आ रहे हैं, पूरे देश में आ रहे हैं। आज सुबह नरेंद्र मोदी जी ने पूरे मुल्क से माफी मांगी है कि गलती हो गई, हम समझ नहीं पाएंगे, भावनाओं को समझा नहीं सके, हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं। तो मैं कहूँगा मोदी जी, ये नौबत क्यों आई? आप मानव अंदाजा बैठा हुआ सड़कों पर, वो आपसे मांग कर रहा है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। पूरी सरकार चला रहे हो आप लोग। हमारी मांग केंद्र से है, आपने 5-10 रुपए किए, ये मामूली है, इससे राहत नहीं मिलेगी। आप और कम कीजिएगा, तब जाके गरीबों को राहत मिलेगी। केंद्र ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे बच्चों को प्रति वर्ष, मोदी जी ने खुद ने कहा था। अब आप देखते हो 7 साल में कभी नाम भी नहीं लेते हैं, उन 2 करोड़ का क्या होगा। सीएम गहलोत ने आज कोरोना और मौसमी बीमारियों पर समीक्षा बैठक भी की, मौजूदा हालात पर चर्चा की। बैठक की अहम बातें ये रहीं, कुछ जिलों में कोरोना केसेस का बढ़ना चिंतनीय है, ये मंथन में माना गया। साथ ही जोर दिया जा रहा है एक बार दोबारा टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग की रणनीति पर। तीसरी लहर से निपटने के लिए नई रणनीति पर मंथन की जरूरत भी इस दौरान महसूस की गई है। बूस्टर डोज की आवश्यकता के संबंध में भी इस मंथन में फैसला हुआ कि केंद्र को खत लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि राज्यों को जल्द दिशा निर्देश बूस्टर डोज के संबंध में जारी करें। कोरोना की बूस्टर डोज के लिए पीएम को खत लिखेंगे और बूस्टर डोज की अनुमति का आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और बड़ी खबर है, आधे राजस्थान को पूरी सतर्कता बरतनी है। आधे राजस्थान में येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है आधे राजस्थान के लिए। कई जिलों में बारिश की संभावना है। अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, ये वो जिले हैं जहां कहीं कहीं पर मेघ गर्जन की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या कुछ बताया है मौसम विभाग ने? देखिए, राजस्थान में 2 दिनों से एक सिस्टम जो है वो सक्रिय हुआ है, जिसके कारण से लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है और कई जगहों पर आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कल के लिए भी मौसम विभाग ने 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया और कहा है कि मेघ गर्जन के साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। दरअसल अरब सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। साथ ही उत्तर भारत में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते प्रदेश का मौसम जो है। मेरे साथ सौरभ इस वक्त राधेश्याम शर्मा जी, निदेशक है मौसम विभाग के, जुड़ रहे हैं। राधेश्याम जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर।
जी जी, धन्यवाद आपका। राधेश्याम जी, येलो अलर्ट जारी किया है, क्या सावधानियां सजेस्ट करेंगे आप आधे राजस्थान को? देखिए, मौसम केंद्र जयपुर ने हमसे 2-3 दिन पहले ही एक विशेष चेतावनी यानी किसानों के लिए एक विशेष अलर्ट जारी किया था और कुछ सावधानियां जो रखनी चाहिए थी उसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति दी थी। और जिस टाइप का 2 दिन से बारिश उदयपुर और कोटा डिवीजन में चल रहा है, ऐसा पहले 2-3 दिन पहले ही हमने ऐसा आगाह किया। लेकिन जो विशेष बात है किसानों के लिए इस सीजन में, स्पेशली जब कृषि मंडियों, धान मंडियों में जो खुले आसमान में अनाज और जिनसें जो है वो काफी बल्क मात्रा में रखी हुई है, और फिर भी मीडिया में भी देखने को मिल रहा है कि इतना अलर्ट और चेतावनी देने के बाद भी भीगने के केसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो विशेष तो सावधानी यही बरतनी चाहिए किसान भाइयों के लिए भी, जो पककर फसलें अभी भी खरीफ की फसल जो है वो अभी भी खुले आसमान में या खेतों में रखी है या कहीं नीचे इलाके में है, तो उसको सुरक्षित स्थान पे भंडारण करें सबसे पहले तो, ताकि भीगने से बचाया जा सके। दूसरा, जो रबी की फसल जो अभी सोइंग का टाइम चल रहा है, तो रबी की फसल को भी 2-3 दिन के लिए बिजाई, यदि बिजाई का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको 2-3 दिन के लिए सस्पेंड कर दें जब तक पूरी तरह से बारिश क्लियर नहीं हो जाती है। शुक्रिया राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया सौरभ आपका भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी। इसे कांग्रेस ने किसानों की जीत बताते हुए मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। पीएम के ऐलान पर कांग्रेस हुई हमलावर, अन्नदाता की हुई जीत, हार गया अहंकार। ये किसानों की एकता की जीत है, अन्नदाता जीता है, मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र हारा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 140वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे पीसीसी चीफ और प्रदेश के मुखिया ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के पीएम के ऐलान को अन्नदाता की जीत और सरकार की हार करार दिया। जो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की एकता की जीत है, अन्नदाता जीता है, मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र हारा है। आज भी मोदी जी को उन 700 किसान जो शहीद हो गए आंदोलन करते हुए इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए, उन शहीदों को नमन करना चाहिए था। जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। एक और जहां कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते ही बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी को महान बताते हुए ट्विटर पर #मोदी जी ग्रेट हैं के नाम से पोस्ट करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फैसले की वजह सियासी मजबूरी बता रही है। देर आए दुरुस्त आए, हमें तो अभी भी ये लगता है कि इनके मन में बेईमानी है। केवल ये चुनाव में जो झटका इनको उपचुनाव में लगा है और आगे आने वाले चुनाव हैं, उनको देखते हुए फिर कोई एक नए षड्यंत्र की रचना रची जा रही है। राहुल गांधी जी को विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, चाहे लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो, जो विपक्षी पार्टी बोलती एक साथ में है, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए। जानकारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बीजेपी के लिए किसान आंदोलन बड़ी चुनौती बन गया था। कृषि कानूनों के चलते ही पंजाब में अकाली दल ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। किसान आंदोलन के चलते ही पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में बीजेपी परेशान थी। यही वजह है कि बीजेपी के नेता भी दबी जुबान से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे थे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मामले की नजाकत समझी और कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। जानकार भले ही कृषि कानूनों को खत्म करने के ऐलान को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी नैतिक जीत बताकर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को ना छोड़ने और मोदी सरकार को आगामी संसद सत्र के दौरान घेरने का निर्णय लिया है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। और इस टर्न ऑफ इवेंट्स को कांग्रेस अपने पक्ष में भुनाने की भी पूरी कोशिश में है। बड़ी खबर बता रहे हैं, कल किसान विजय दिवस मनाएगी कांग्रेस। देश भर में कांग्रेस किसान विजय रैली निकालने वाली है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर सभा का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे सभा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे। वहीं अजय माकन जो कि आज ही आने वाले हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस सभा में शामिल होंगे। और इधर बीकानेर पहुंचे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानून को लेकर केंद्र पर हमला बोला। कहा किसानों के आगे प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, कृषि बिल वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग को लेकर आरएलपी ने एनडीए छोड़ी थी। और ये निश्चित रूप से किसानों की बड़ी जीत है। मैं उनको भी नमन करता हूँ, 800 से ज़्यादा उन किसानों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपने प्राण न्योछावर करके किसानों का मान और सम्मान रखा, और उन तमाम लोगों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की चिंता कर रहे थे। इसमें मोदी जी का जो अहंकार था, आज वो अहंकार भी चाहे किसी भी रूप में, चाहे यूपी पंजाब का चुनाव देकर उन्होंने वापस लिए, किसी भी रूप में लिए, लेकिन आज किसानों की बड़ी जीत हुई है। आज किसानों के लिए जश्न का दिन है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 800 लोगों को बलिदान भी है। हमें ये भी याद रखना चाहिए, कई लोग बयान से काम कर रहे थे और कई लोग असली लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ रहे थे।